अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सभी। और जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड आई हैव टू मेक अ करेक्शन एज आई डिड मिस्टेक इन माई लास्ट लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम जो है वो बताया था डिस्चार्ज ट्यूब पे मौजूद गैस का प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस का जो मैंने प्रेशर बताया था स्टूडेंट, वो 10⁻⁻⁻1 mmHg बताया था। ये एक्चुअली 10⁻⁻1 mmHg नहीं था, बल्कि 10⁻⁻³ mmHg था, यानी कि उससे भी और लो, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम था। ठीक है। और आज के केस में हम जब प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस का प्रेशर है वो 10⁻⁻1 mmHg रखा गया था, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा। बाकी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन वही रहेंगी, अपैरेटस भी वही सेम यूज़ हुआ था। अच्छा स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अब जो है अब हमने जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें ये पता चल चुका है कि जो है वो भाई एटम के पास जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी एटम के पास फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। और हमें स्टूडेंट ये भी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम जो है वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो एटम कैरी कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होंगे, तभी तो ओवरऑल चार्ज जो है वो एटम का न्यूट्रल है, वरना तो फिर वो नेगेटिव होता। सो दिस थिंकिंग एंड दिस लॉजिक लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है इसका क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को। 1886 में जो है वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने भी जो है वही डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी। उस ज़माने में जो है डिस्चार्ज ट्यूब काफ़ी फेमस थी, और मतलब इसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे लोग कर रहे थे, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की जा रही थी इस अपैरेटस को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वही बात कि जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हमने, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट, यानी कि कैथोड एंड एनोड। अंदर की गैस का प्रेशर हमने आपको बताया कि 10⁻⁻⁻1 mmHg रखा गया, जो कंट्रोल कहाँ से किया गया होगा, इस एवैक्यूएशन पंप से, जिससे हमने आपको बताया था कि जो है सक करके जो है आप जितना चाहें इसका प्रेशर रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया टू अ हाई वोल्टेज ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर हमने क्या देखा कि कलर्ड पार्टिकल्स, कलर्ड रेज निकल रही हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो कैथोड रेज थी वो इनविजिबल थी, अब जो है वो इस केस में जो है वो हमने क्या देखा कि कलर्ड रेज निकल रही हैं जो कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रही हैं। और इस बार जो है वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया था। लास्ट टाइम परफोरेटेड एनोड यूज़ किया था। परफोरेटेड मतलब कि प्लेट के बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा गैप है, ताकि मटेरियल अगर कोई हो तो वो पास हो सके। और यहाँ पर जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई। तो ये जो कलर्ड रेज थी ये यहाँ से यहाँ मूव होना शुरू हुई, और इसमें से पास होकर फ्लोरेसेंट मटेरियल से स्ट्राइक की, और जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल ग्लो हो गया। तो इसका मतलब ये जब ग्लो हुआ तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ से कुछ रेज आ रही हैं जो इस पर हिट कर रही हैं। ठीक है।
अच्छा, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तकरीबन वही हैं कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे possesses some kinetic energy, ठीक है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, possesses kinetic energy। स्टूडेंट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन का वही रीज़न मैंने आपको बताया था कि इसकी लाइन रेस की लाइन में जो है वो हमने कोई ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा और शेडो बना होगा तो पता चला कि स्ट्रेट लाइन है। और काइनेटिक एनर्जी का वही कि लाइट पैडल व्हील्स जो हैं वो इनके रास्ते में रखी गई तो वो मूव होना शुरू हो गई, तो इससे ये पता चला कि भाई इन रेस की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। अच्छा, अब E/m रेशो पर आते हैं। स्टूडेंट E/m रेशो जो है वो इस बार गैस के चेंज होने पर चेंज होगा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पर कि E/m रेशो जो है वो इलेक्ट्रोड्स के भी चेंज करने पर चेंज नहीं हो रहा था और नेचर ऑफ गैस के चेंज करने पर भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है E/m रेशो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। इस बात का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये जो रेज हैं दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो रेज हैं, जो कलर्ड रेज निकल रही हैं, जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रही हैं, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एनोड रेज हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इस बात का मतलब क्या है कि कैथोड रेज के टाइम पे हमने कैथोड रेज का अगर आप केस थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें जो है वो जो कैथोड रेज थी उनका सोर्स क्या था? उनका सोर्स कैथोड की प्लेट थी, ठीक है, इलेक्ट्रोड था उसका सोर्स, ठीक है। और इससे जो है वो केस में क्या होगा, एनोड रेज जो है, एनोड रेज का सोर्स जो है वो एनोड की प्लेट नहीं है बल्कि गैसियस साइड है। इनका ओरिजिन क्या है? अगर हम इनका थोड़ा सा ओरिजिन पढ़ें, लाइक ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओरिजिन क्या है इसका? गैसियस साइन नहीं है, दे आर गैसियस साइन। स्टूडेंट होता ये है कि लास्ट टाइम हमने जो है वो देखा था कि करीब करीब वैक्यूम ही था वो, तो वहाँ पर गैस पार्टिकल्स का इतना इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो है वो गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, 10⁻⁻⁻1 mmHg है, तो इसका मतलब यहाँ पर गैस के कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे और उनका कुछ अमल दखल होगा, ठीक है। अब होगा ये कि स्टूडेंट्स जो ये कैथोड रेज हैं, यहाँ पर कैथोड रेज भी थोड़ी बहुत बनेंगी, कम होंगी लेकिन कैथोड रेज भी बनेंगी। तो होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो गैस अंदर ली है हमने उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपकी है पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर आपकी है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से जब जो है कैथोड रेज आएंगी, ठीक है, और ये यहाँ पर मूव होना शुरू होंगी, तो ये गैस के पार्टिकल से जब हिट करेंगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि थोड़े बहुत यहाँ पर कैथोड रेज भी बन रही हैं। अब क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने जो है इससे हिट करके जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सारे क्या हैं? गैस के पार्टिकल्स हैं ना, ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए। कैसे आयोनाइज हो गए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और इन्होंने इनको हिट करके इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जो मूव हुए एनोड की तरफ, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि गैस के पार्टिकल्स पर आ गए पॉजिटिव चार्जेस। तो ये जो रेज़ हैं ये किसकी वजह से बन रही हैं? ये जो कलर्ड रेज़ हैं ये इनका ओरिजिन क्या है? गैसियस आइंस है इनका ओरिजिन, ठीक है। अब गैसियस आइंस में आपको पता है कि अगर आप गैसियस पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन को अगर आप फॉर एग्जांपल हटा भी दें कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया बाहर, मूव होके चला गया, तो जो ये पार्टिकल्स बचे हैं ये टोटली सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में और क्या मौजूद होंगे? प्रोटॉन के अलावा दूसरी भी चीज़ें मौजूद होती हैं। और अब हमें पता है कि इसका दूसरा भी एक पार्टिकल मौजूद होता है
यानी कि इस वक्त तो हमें ये बात पता है कि वो न्यूट्रॉन है, लेकिन उस टाइम जो है वो क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो उस टाइम पर हम ये नहीं कह सकते थे कि ये प्रोटॉन है। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि बार बार जब हमने नेचर ऑफ गैस चेंज की, गैस के चेंज करने पर E/m की रेशो की जो वैल्यू है ये चेंज हो रही थी। तो क्या होता होगा कि गैस के चेंज करने पर उसके पार्टिकल्स के साइज़ के हिसाब से उसका मास चेंज होता होगा। उसका मास चेंज होता होगा तो ये m की वैल्यू चेंज होती होगी, और ये m की वैल्यू चेंज होती होगी तो ओवरऑल आंसर भी चेंज होता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एनोड रेज हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, बट दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन। अब ये क्योंकि गैसियस आयन से बनी है, ठीक है, और हमने ये आपको बताया कि भाई गैस पार्टिकल्स में जो है वो सिर्फ प्रोटॉन मौजूद नहीं है, और हर बार जो है वो जब गैस चेंज की गई तो पता चला कि भाई E/m की रेशो जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है और चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या किया गया कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में गैस को चेंज कर करके जो है देखा गया कि जो E/m का रेशो है वो हाईएस्ट कब आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो है सबसे लाइटेस्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका मास सबसे कम है, और E/m में अगर मास की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर डिवाइड में छोटी वैल्यू आएगी तो क्या होगा, ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा। तो इसलिए E/m हाइड्रोजन के टाइम पर हाईएस्ट था क्योंकि उसका मास कम था, नीचे छोटी वैल्यू थी, तो हाईएस्ट आया किस टाइम पर, फॉर हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन को स्टडी किया तो फिर पता चला कि भाई ऑब्वियसली हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एक सिंपल एटम है जो जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब इस केस में हम कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो एनोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पार्ट जो एटम्स है इसमें क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमने कहा कि भाई हिट करके बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एनोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। सारे केसेस में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये E/m की जो वैल्यू है यहाँ पर डिपेंड कर रही है क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो गैसियस आयन है, कैथोड की प्लेट नहीं है। या लास्ट टाइम पे जैसे हमने पढ़ा था कि जो है वो कैथोड रेज जो है उसका कैथोड रेज का जो सोर्स था वो कैथोड की प्लेट थी और उसका एक यूनिट जो था वो उसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, और वहाँ पर मटेरियल चेंज करने पर जो है वो पार्टिकल E/m का रेशो जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी है वो रेस। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है कि यहाँ पर जो रेज निकल रही हैं वो गैसियस आयंस की वजह से निकल रही हैं, और गैसियस आयंस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को हम सपोज करते हैं कि वो एनोड की तरफ मूव हो गया होगा तो बाकी जो बचा पीछे वो सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है। ठीक है, अच्छा ये थी जनाब, इस तरह से हमें पता चला कि हाइड्रोजन के जब हमने केस को स्टडी किया तो पता चला कि भाई प्रोटॉन भी जो है इसमें मौजूद है, और इसकी हमने जो है वो लॉजिक तो समझ लिए कि भाई जाहिर सी बात है एटम को न्यूट्रल करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी उसके इक्विवेलेंट मौजूद होगा। तो इस तरह हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपकी जो बुक है उसमें तो बहुत मुख्तसर सा दिया हुआ है, लेकिन अब मैंने जो है वो थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है ताकि जो है वो एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और सेकंड ये कि जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी जो है आपके ये चैप्टर मौजूद है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे विद स्टडी विद सबीन। अल्लाह हाफिज़।